चनियोट में नान फरोशों की आज दूसरे रोज भी हड़ताल जारी है। एसोसिएशन ने मुतालबात रख दिए। कहते हैं मैदे, ऑयल और गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान तक जा पहुंची हैं, हुकूमत रिलीफ दे। एसोसिएशन डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के बाहर भी सरापा एहतजाज हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। चिन्नौट में भी नान भाई एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज़ है, जिसमें जो नान भाई एसोसिएशन है उन्होंने अपनी हड़ताल जो है वो की हुई है और उनके कुछ मुतालबात हैं जिनका कहना है कि हुकूमत उन मुतालबात को तस्लीम करें, अदरवाइज़ वो हड़ताल का सिलसिला जो है वो बरकरार रखेंगे। नान भाई एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या मुतालबात हैं आपके? सर ये था कि मतलब 3,3500 का मतलब गट्टू मिलता था 50 किलो वाला, वो फ़ौरन 5500 रुपये का हो गया। और जो सिलेंडर हमें मिलता था 8,000 का, 8,500 का, वो 13,000 का हो गया और मिलता भी नहीं है, जितना मर्जी मतलब कोशिश कर ले। और जो अपनी वो कमर्शियल गैस होती है वो तो आती ही नहीं है। तो ये कि अभी हम आवारा करते ही नहीं है, मतलब अगर गवर्नमेंट हमें बोलता है कि सस्ता भेज दो तो सस्ते वाला काम है नहीं, इसी वजह से हमारे अखराजात पूरी नहीं होती। हमारा मुतालिबा ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी तरफ तवज्जो कर ले, मतलब जैसे हर चीज़ की ऊपर कीमत जा रही है। हड़ताल से पहले नान की कीमत क्या थी और अगर हड़ताल रहती है फिर उसके बाद अब क्या कीमत बढ़ाना चाह रहे हैं आप? हड़ताल से पहले कीमत थी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो 12 रुपये है, ठीक है जी, लेकिन 12 रुपये में कहाँ वारा करता है। अब हमारा मुतालिबा है कि कम से कम 18-17 रुपये में तो हमें खुद का पड़ता है, तो हम उसको 12 रुपये में कैसे भेज दें। तो हमारा मुतालिबा ये है कि कम से कम 20 रुपये का नान होना चाहिए। सादा नान 20 का होना चाहिए या रोगनी? रोगनी नान ये नहीं, चिन्नौट में तो रोगनी नान होते हैं, मतलब ऊपर आयल का लगाना होता है। आयल भी तकरीबन 500 रुपये किलो है, आयल के बगैर तो कोई इधर नान लेते ही नहीं है, तो ऊपर से वो आयल का खर्चा होता है। तो मतलब ये कम से कम 17-18 रुपये में हमें पड़ता है, यानी सूखा नान कोई नहीं लेता। अगर हम बोले सादा नान ले लो, बगैर घी का ले लो, बगैर लगा, उन कोई नहीं लेता, तो ऊपर आयल लगाना पड़ता है, यानी उसको कहते हैं सादा रोगनी नान। पूरी चिन्नौट में इसी तरह बिकता है। तो हमारा मुतालिबा ये है कि कम से कम 20 रुपये का नान होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग आने वाले सीजन में गंदम खरीदारी के लिए हुकूमत पंजाब मुतहरिक। हुकूमत पंजाब ने डायरेक्टर फूड से बारदाना की तफसीलात तलब कर ली। सरकारी गोदामों में कितनी गुंजाइश है, कितनी गंदम खुले आसमान तले रखी जा सकती है, कवायद हुकूमत पंजाब को भेजे जाएंगे। आपको बता रहे हैं गंदम के हवाले से आने वाले सीजन में गंदम खरीदारी के लिए हुकूमत पंजाब मुतहरिक हो गई है। हुकूमत पंजाब ने डायरेक्टर फूड से बारदाना की तफसीलात तलब कर ली हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इन दिनों चूंकि गंदम का बहरान भी है और मुश्किल ही से पिछले सीजन के दौरान गंदम का हदफ पूरा किया गया है। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब की जानिब से पर वक्त गंदम की खरीदारी मुहिम को मुकम्मल करने का आगाज जो है वो कर दिया गया है। इस हवाले से पहले ही इस फेज के अंदर जितने भी पंजाब भर के डिवीजन हैं वहां पर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मौजूद डिप्टी डायरेक्टर फूड को ये मरासला जो है वो भिजवा दिया गया है कि मुतलका इजला के अंदर जितनी गंदम खरीदारी होनी है उसके लिए कितना बारदाना चाहिए, उसमें जूट की बोरियां कितनी हैं, प्लास्टिक बैग्स कितने होंगे, इसके अलावा जो सरकारी गोदाम हैं उनमें कितनी गुंजाइश मौजूद है, निजी गोदाम कितने पास हैं और खुले आसमान तले कितनी गंदम रखी जाएगी, इसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो हुकूमत पंजाब ने डिप्टी डायरेक्टर से तलब कर ली हैं। डिप्टी डायरेक्टर की भी जानिब से ज़िला फैसलाबाद, ज़िला टोबा, ज़िला चिन्नौट और ज़िला झंग से तफसीलात जो है और ख्वाहिश इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये तमाम तर तफसीलात जो है वो हुकूमत पंजाब को भिजवाई जाएंगी, जिसकी रोशनी में हुकूमत पंजाब जो है वो आने वाले सीजन में गंदम की खरीदारी मुहिम को जो है वो मुकम्मल कर सके। हुकूमत पंजाब गंदम की खरीदारी के लिए मुतहरिक हो गई है। मोहम्मद रमजान मिर्जा बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। हुकूमत की खादों के हवाले से नाकिस पॉलिसियों के असरात मंडियों पर नुमायां होने लगे। 70 साल से जारी खादों की दीगर इजलास से तिजारत को रोक दिया गया। डीलर्स पर कंपनी के अलावा खाद की खरीदारी पर पाबंदी आयद होने से मंडियां बेरौनक हो गईं। खाद के दुकानदार कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता रहे हैं हुकूमत की खादों के हवाले से नाकिस पॉलिसियों के असरात मंडियों पर नुमायां होने लग गए हैं। 70 साल से जारी खादों की दीगर अजला से तिजारत को रोक दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उवैस खान से। जी उवैस, बताइएगा।
बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से खादों के बहरान के बाद जो है वो जंग से जो डीलर्स पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसमें दीगर अजलास से खादों की जो खरीद है उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई थी। खाद के डीलर्स जो है सिर्फ कंपनियों से खरीदा हुआ माल जो है दुकानों तक फरोख्त कर रह सकते हैं, जिसके बायस 70 साल से जारी खादों की तिजारत का अमल जो है वो मुकम्मल तौर पर रुक गया है। इस हवाले से खाद डीलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कैसे समझते हैं तिजारत के रुकने के बायस जो डीलर्स को किन मुश्किलात का सामना है? डीलर अभी इस सिनेरियो में सिर्फ कंपनियों से खाद लेके बेच रहे हैं। तो नए डीसी साहब आए हैं, उन्होंने आर्डर किया है कि बाद से आप खाद ना मंगवाएं। इस वजह से खाद पूरी नहीं हो रही। हमें ज़िले इंतज़ामिया से महकमा ज़राअत वालों से रिक्वेस्ट है कि हमें बाहर से खाद मंगवाने दें। उस पर थोड़ा सा फ्रेट चार्जेस आते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी होगी। 35-40 साल से खाद का कारोबार हो रहा है। उसमें यही है कि ज़िले से बुकिंग का माल भी आता है और बाहर के ज़िलों से हम ओपन मार्केट से माल लेते हैं, जिस पे फ्रेट चार्जेस पड़ते हैं और अवेलेबल होती है। जंग में तकरीबन 7 लाख बोरी यूरिया पहले पानी पे गंदम पे डिमांड है, लेकिन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 बोरी पड़ी होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है हुकाम आला से कि इस पे तवज्जो दें और खाद का कारोबार हमें खुलेआम करने दें, और बाहर से जो हम माल मंगवाएं उस पर हमें थोड़ा सा रिबेट दें, ताकि अवेलेबिलिटी भी हो और किसानों को बर वक्त खाद मिल सके और हमारा कारोबार भी सही चल सके। बहुत शुक्रिया। कहना है ओपन मार्केट से खादों की खरीद के हवाले से इजाज़त मिलनी चाहिए, जबकि इसके हवाले से जो अखराजात ट्रांसपोर्ट के हवाले से आते हैं उसको भी जो है वो फराहम किया जाए, ताकि जो खाद डीलर्स को जो खादों के हवाले से तिजारत के हवाले से मुतासिर हो रहे हैं उसका अज़ाला मुमकिन हो सके। जी, खाद के दुकानदार कारोबार बंद करने पर मजबूर हैं। अवैस खान बताए थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 52 बेड्स इजाफे का ऐलान सामने आया है। अस्पताल इंतजामिया से PC1 तलब कर लिया गया। बेड्स के इजाफे से मजीद बेहतरी की उम्मीद होगी। आपको बता रहे हैं, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 52 बेड्स के इजाफे का ऐलान हुआ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा मंसूबे से मुतालिक। आज बिल्कुल अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर है। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में मजीद 52 बेड के इजाफे का जो है मनसूबा बनाया जा रहा है, और इस सिलसिले में फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल इंतजामिया को हदायतनामा भी जो है मौसूल हो चुका है। हमारे साथ फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर साजिद मौजूद, उनसे जानते हैं। जी सर, बताएं कब से अमल दरामद हो रहा है 52 बेड? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। 52 बेडेड हॉस्पिटल के हमने PC1 जमा करवा दिया है। लास्ट टाइम हमें जो सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से और मिनिस्टर हेल्थ की तरफ से डायरेक्शन आई थी, उन्होंने इस पर खुसूसी तवज्जो भी कहा था कि हम देंगे और हमें 52 बेडेड्स का PC1 भेजें। इसके अलावा हमने उनसे पैरामेडिक्स की कॉलोनी का PC1 भी भेजा है। इसके अलावा बाकी PC1 पे भी, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है वो कार्डियोलॉजी वार्ड की है, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़रूरत है कार्डियोलॉजी वार्ड की। तो मिनिस्टर हेल्थ ने भी प्रॉमिस किया है और सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने भी प्रॉमिस किया है कि हम इसको गौर करेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ आपको इस साल फंड्स में इजाफा करेंगे। ये जो 52 बेड का इजाफा होगा, ये इमरजेंसी वार्ड में होगा या ओवरऑल जो है फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जिसमें इंडोर भी शामिल है उसमें? ये बेसिकली इंडोर वार्ड है और ये पूरे यानी 250 बेडेड है। ये इजाफे के साथ 302 बेड हो जाएंगे हमारे। बिल्कुल, इस वक्त 250 बेड पे मुश्तमिल फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल है। अगर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से 52 बेड का बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, जुलाई में 300 सिर्फ शुदा यूनिट्स पर सार्फिन को रिलीफ मिल गया। जून के बाद अब जुलाई में भी 300 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जुलाई में 300 यूनिट सर्व करने वाले सार्फिन को जो है वो रिलीफ मिल गया है। जून के बाद आप जुलाई में भी 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं वो रिलीफ से मुस्तफीद हो सकेंगे। इसी वाले से वजारत तवानाई पावर डिवीज़न ने सेस्को को जुलाई के महीने में 300 यूनिट सर्व करने वाले सार्फिन के बिजली के सितंबर के बिलों से जो है वो FPA निकालने की हदायत जारी कर दी हैं। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर सितंबर के बिलों में 28 लाख सार्फिन के बिलों से जो FPA है
वो निकाला जाएगा। फेस्को ने जुलाई में 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों से FPA निकालने का जो प्लान है वो तैयार कर लिया। इसी वाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि जुलाई में 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर जो है वो दिया जा रहा है। जुलाई में 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का FPA ऑनलाइन जो है वो निकाल दिया जाएगा और सार्फिन को बिजली के बिलों से FPA निकलवाने के लिए सब डिवीजन और डिवीजन दफातराना पड़ेगी। पहले हुकूमत की हदायत पर जो है वो जून में 300 यूनिट इस्तेमाल, जुलाई में भी 300 यूनिट्स पर सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नई गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स मालिकान के लिए अच्छी खबर। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से कागजात की स्कैनिंग का अमल तो ना शुरू हो सका, ताहम शेडो कॉपी के जरिए ज़ेर इल्तिवा केसेस को निपटाने का काम शुरू कर दिया गया। इसी बारे में बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी बताइएगा। जी, फैसलाबाद में नई व्हीकल्स के मालिकान के लिए अच्छी खबर है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो स्कैनिंग का माहिदा था वो मुअत्तल हो गया था और इसकी वजह से जितनी भी नई रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिल और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके कागजात की स्कैनिंग का अमल गुज़श्ता कई महीनों से रुका हुआ था और हज़ारों गाड़ियों या व्हीकल्स की फाइलें जो थी वो ज़ेर इल्तवा थी, जिसके बाइस जो व्हीकल्स मालिकान हैं उनको उनकी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स और जो फाइलें थी वो नहीं मिल पा रही थी और उसके साथ साथ जो व्हीकल्स या गाड़ियां थी वो दूसरे उससे आगे अगले शहरों के नाम पर ट्रांसफर थी। ताहम अभी महकमा एक्साइज मुकामी अफसरान की जानिब से इस मसले का हल तलाश किया गया है और डॉक्यूमेंट्स की शेडो फाइल के जरिए या कॉपी के जरिए जो अमल है वो दोबारा शुरू कर दिया गया है और उसके साथ एक्साइज हुकाम के मुताबिक जितनी भी ज़ेर इल्तवा पेंडेंसी है उसका क्लियर किया जाएगा और व्हीकल्स मालिकान के घरों तक उनकी जो फाइलें हैं उनकी नंबर हमें आगाह करने के लिए। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का प्रॉपर्टी पर टैक्स कम करने का ऐलान हकीकत का रूप ना धार सका। अभी तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी न किया। स्टाम्प फीस ताहाल 2% पर बरकरार है। मजमूई तौर पर रजिस्ट्री पर लगने वाले टैक्सेस 20% से भी तजावुज कर गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर प्रॉपर्टी के टैक्सेशन के हवाले से, तो यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ते टैक्सेस की वजह से प्रॉपर्टी का काम काफ़ी मुतासर हो रहा है और वज़ीर आला की जानिब से जो 1% कम की गई थी उसका भी अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिस वजह से उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो मजमूई तौर पर कितने टैक्सेस लगाए गए इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाद महमूद बेग, एडवोकेट। जी शाह साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल अभी प्रॉपर्टी के हवाले से, कितने ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज हैं? जी, एक प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र करवानी हो तो 10% का खर्चा उसमें है, जिसमें 2% है जो है स्टाम्प पेपर है, वैल्यू की फ़ीस है, 7% FBR की फ़ीस है, 1% TMA की फ़ीस है। ये फ़ीसें लाजम लगती है। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जी इसमें 2% की बजाय 1% इसमें टैक्स लगेगा, लेकिन 1% भी एक नॉमिनल सा है, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जब उसके लिए हम चलान 32A उसको डाउनलोड करेंगे तो उसको 1% से वो कमांड ही नहीं लेगा। पंजाब बैंक में जमा करवाना हो तो 2% उसकी कमांड देनी पड़ेगी, फिर वो एक्सेप्ट करेगा। अभी तक जस्ट वो एक अनाउंसमेंट है, शायद ये गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन इस पर जो इम्प्लीमेंट वाले अदारे हैं इस पर वो खामोश हैं। इसमें क्या मसलहत है जिस वजह से लोग जो प्रॉपर्टीज के कारोबार से मुंसलिक है वो अभी रजिस्ट्री पर लगने वाले टैक्सेस 20% से तजावुज कर गए हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जनरल सेक्रेटरी नेशनल ग्रुप सिकंदर आजम ने टिम्बर और आयरन मार्केट के ताजिरों को भी कायल कर लिया। टिम्बर और आयरन मार्केट शेखपुरा रोड के ताजिरों का सदर मिर्जा अशरफ मुगल की क़यादत में नेशनल ग्रुप की हिमायत का ऐलान। इसी बारे में बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी बताइएगा फजील। जनरल सेक्रेटरी नेशनल ग्रुप राना सिकंदर आजम खान की जानिब से आज टिम्बर व आयरन मार्केट शेखपुरा रोड हाजियाबाद में
जो ताजर हैं उनसे मुलाकात की गई है, जिस पर जो टिम्बर व आयरन मार्केट शेखपुरा रोड के ताजर हैं उनकी जानिब से नेशनल ग्रुप की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस में, और यकीन दहानी करवाई गई है कि कल एसोसिएट के क्लास के होने वाले इलेक्शन में शेखपुरा रोड टिम्बर व आयरन मार्केट के ताजर जो हैं वो नेशनल ग्रुप को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। और सदर जो हैं टिम्बर व आयरन मार्केट के वो मेरे साथ मौजूद हैं, मिर्ज़ा अशरफ मुगल, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, नेशनल ग्रुप की हमायत का ऐलान किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले भी नेशनल ग्रुप के साथ थे और आज भरपूर हमायत का हम टिम्बर व आयरन मार्केट एसोसिएशन की तरफ से भरपूर नेशनल ग्रुप की हमायत का ऐलान करते हैं। और इंशाअल्लाह कल हमारे जितने भी वोट हैं 20 तारीख को एसोसिएट के, वो इंशाअल्लाह हम राणा सिकंदर की क़यादत में, बहुत इम्तियाज साहब की क़यादत में डालने जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, नेशनल ग्रुप को वोट देंगे। जनरल सेक्रेटरी नेशनल ग्रुप राना सिकंदर आजम खान भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी राना साहब, आप क्या कहेंगे जो हमायत का ऐलान शहर भर से ताजर कर रहे हैं? जी राना साहब, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ टिम्बर एसोसिएशन का, और आपने देखा तमाम उनकी कैबिनेट यहाँ पे मौजूद है, चेयरमैन इम्तियाज साहब और सदर मिर्ज़ा अशरफ मुगल साहब और तमाम दोस्त जितने मौजूद हैं, सब ने मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और कल इंशाअल्लाह ताला हम विनिंग पोजीशन में होंगे। बिल्कुल विनिंग पोजीशन में होंगे। चेयरमैन भी मेरे साथ मौजूद हैं टिम्बर व आयरन मार्केट के, उनसे पूछते हैं। जी शेख साहब, आप क्या कहते हैं आज की हमायत के हवाले से, नेशनल ग्रुप की वोट जो दिए जाएंगे उसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले भी नेशनल ग्रुप के साथ थे, इंशाअल्लाह ताला कल भी नेशनल ग्रुप के साथ होंगे और भरपूर वोट डालेंगे, क्योंकि ये नेशनल ग्रुप ताजरों का असल नुमाइंदा ये है। और राना सिकंदर साहब ने भी इसके मामले में बहुत मेहनत की है, ये हमारे पुराने साथी हैं। इंशाअल्लाह ताला कल हम भरपूर वोट भी डालेंगे। और फजील अहमद हमें अपडेट करने के लिए आपको बताएं, फैसलाबाद दीवान सनअत और तिजारत के इलेक्शन 2022-23 कॉरपोरेट क्लास की 7 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी हो गया है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद दीवान सनअत और तिजारत के इलेक्शन 2022-23 कॉरपोरेट क्लास की 7 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी हो गया है। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद दीवान सनअत और तिजारत के इलेक्शन 2022-23 कॉरपोरेट क्लास की 7 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी हो गया है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद दीवान सनअत और तिजारत के इलेक्शन 2022-23 के इलेक्शन का पोलिंग का अमल जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इंतखाबात बराए साल 2022-23 के हवाले से आज कॉरपोरेट क्लास की जो नशिस्तें हैं उनके लिए इलेक्शंस जारी है और वोटर्स और सपोर्टर्स की आमद का सिलसिला भी जारी है और वोट भी कास्ट कर रहे हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी के हवाले से तकरीबन 4-5 घंटे हो गए हैं। इस वक्त रश जो है वो खासा नज़र आ रहा है, आपको फुटेज में भी नज़र आ रहा होगा कि लोग जो हैं इस वक्त जोक दर जोक आ रहे हैं। वोटर्स और सपोर्टर्स जो हैं अपनी अपनी कैंडिडेट्स जो हैं उनको वोट भी कास्ट करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कन्वीनर नेशनल ग्रुप शबीर हुसैन चावला साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इलेक्शंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। शबीर भाई, आपको लगता है कि इस दफ़ा जो क़यादत होगी उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस होंगे इकोनॉमी में और ख़ास तौर पर बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो जब से हम इस पॉलिटिक्स में आए हैं हमने देखा है हर साल चैलेंजेस ही होते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हैं। तो इस दफ़ा हमने टीम भी बड़ी वाइब्रेंट लेके आए हैं ताकि जो इस वक्त के बहुत अहम किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बेहतर तरीके से टैकल कर सकें। हर सेक्टर में से लोग हैं ताकि हर सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो और वो अपने अपने प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें और उसका अच्छा सलूशन जो है। इलेक्शंस के हवाले से बताइएगा, इलेक्शंस होने चाहिए, सिलेक्शंस नहीं होने चाहिए? इलेक्शंस के इंतखाबात के ज़रिए ही आप उन शख्सियात को सामने लेकर आते हैं जो कि हकीकी तौर पर बिजनेस कम्युनिटी को सर्व करते हैं। शराज, आपको याद होगा आज से 5 साल पहले जब मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट बना था तब से ये इलेक्शन स्टार्ट है और हर साल इलेक्शन होता है और हम दुआ करते हैं कि हर साल इलेक्शन हों ताकि हमें मौका मिले अपने मेंबर्स से मिलने का और उनको जज करने का मौका मिले कि कौन बंदा जो है उनका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है और कौन उनके लिए काम करता है चैम्बर में। हमारे साथ इस वक्त अब्दुल्ला कादरी मौजूद हैं, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद चैम्बर के। अब्दुल्ला, क्या आप कहेंगे इलेक्शंस की गहमा गहमी के हवाले से?
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच शिराज भाई। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन चैम्बर में होना इज़ अ रियली वेरी हेल्दी एक्टिविटी, जो कि होना चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा जैसा कि आपको मालूम है कि अपोजिशन के आज कॉर्पोरेट क्लास का इलेक्शन है। अपोजिशन का सिर्फ एक कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, आउट ऑफ के नेशनल ग्रुप की तरफ से 7 कैंडिडेट्स हैं। दैट मीन्स कि इलेक्शन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हेक्टिक उस तरह से नहीं था जिस तरह से पहले कई दफ़ा हुआ है, लेकिन इलेक्शन क्योंकि एक हेल्दी एक्टिविटी होती है, इससे नेशनल ग्रुप की स्ट्रेंथ का पता लगता है कि नेशनल ग्रुप के ऊपर आप कहाँ स्टैंड करते हैं। यस, नेशनल ग्रुप की क्या स्ट्रेंथ है, नेशनल ग्रुप लोगों का नेशनल ग्रुप पे ट्रस्ट कितना है, शो होता है सारी बिजनेस कम्युनिटी को कि नेशनल ग्रुप का क्या कितनी स्ट्रेंथ है। और सेकेंडली जब इसकी हम कैंपेन में चल रहे होते हैं और चीज़ें चल रही होती हैं, इलेक्शन डे के ऊपर सोशलाइजिंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। इलेक्शन के ऊपर लोगों से मुलाकात होती है, लोगों से लोग तशरीफ़ लाते हैं यहाँ पे, वहाँ पे वोट्स होते हैं, ज़बरदस्त किस्म की सोशलाइजेशन होती है। और मेरा ख्याल है कि ये एक इलेक्शन जो है वो जारी रहना चाहिए और ये एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। भाई साहब क्या कहेंगे आज के इलेक्शंस के इंतखाबात के हवाले से? आप तो माशाल्लाह कैंडिडेट भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इलेक्शन सुबह 9 बजे पोलिंग शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुखालफ सिर्फ एक कैंडिडेट था, वो भी सुबह नजर आया, उसके बाद वो भी भाग गया। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरा पैनल जो है विन करेगा, अच्छी अक्सरियत से विन करेगा। ठीक है, अच्छी अक्सरियत से जो इलेक्शन जो है वो जीतेंगे और नेशनल ग्रुप इस वक्त तगड़ा नजर आ रहा है। 7 नशिस्तें और मुकाबले में सिर्फ एक कैंडिडेट है। इलेक्शंस तो क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कैंडिडेट्स और जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनका यही कहना है कि इलेक्शंस होने चाहिए। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। फैसलाबाद चैम्बर के अंदर जो है वो इलेक्शंस इंतखाबात कॉर्पोरेट क्लास की नशिस्तों के लिए जो है इस वक्त जारी है, जो कि बिना किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दीवान सनत और तिजारत के इलेक्शन 2022 से इस कॉर्पोरेट क्लास की 7 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी।